वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा एवं भेद। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में बात करें तो कुल कितने 52 वर्ण हैं, जिसमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहने का मतलब ये है कि कोई सार्थक शब्द, कोई सा जैसे कि अंकित, अंकित क्या है? एक सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब अगर जो हम देखें क्या छोटा आ जो है, छोटा आ अगर जो हम लिखे या फिर का लिखे तो ये क्या सार्थक लघुत्तम इकाई है? तो ये सार्थक लघुत्तम इकाई नहीं है। सार्थक लघुत्तम इकाई यानी कि जैसे कि अंकित, ये क्या है? सार्थक लघुत्तम इकाई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सार्थक लघुत्तम इकाई इसमें क्या है? शब्द है। इसका आंसर ए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्वनि सार्थक ही हो, तो यह जरूरी नहीं है कि जैसे छोटा आ, वो का, पा, ता, ये क्या है? ये ध्वनियाँ हैं, ये सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। किंतु अगर जो देखें कि कल, कब, चल आदि, ये शब्द क्या हैं? सार्थक हैं, ये शब्द सार्थक हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई की बात करें तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखा हुआ है, जैसे कि वाक, वाक्य से छोटा। देखो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटा क्या होता है? वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है, ठीक है। फिर उपवाक्य से छोटा क्या होता है? पदबंध होता है। उपवाक्य से छोटा पदबंध होता है। पदबंध से छोटा पद या फिर शब्द होता है। पदबंध से छोटा क्या होता है? पद या फिर शब्द होता है। और पद से छोटा क्या होता है? अक्षर होता है। पद से छोटा अक्षर होता है। अक्षर से छोटी इकाई होती है जिसे ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कितने पद देखे? पहले ध्वनि को देखा, फिर ध्वनि से बड़ी अक्षर, है ना। ध्वनि से बड़ी अक्षर, अक्षर से बड़ी क्या हो गई? शब्द, शब्द से बड़ा क्या हो गया? पदबंध, पदबंध से बड़ा क्या हो गया? उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा क्या हो गया? वाक्य। सबसे बड़ा क्या है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। फिर उससे छोटी उपवाक्य, फिर उससे भी छोटी पदबंध, फिर उससे भी छोटी पद जिसे शब्द कहते हैं हम, फिर उससे छोटी अक्षर, फिर उससे छोटी ध्वनि। आगे देखते हैं वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के जैसे कि हम देख चुके हैं कि वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और क्या है? व्यंजन। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितनी है? कितनी है? 52 वर्ण है हिंदी भाषा में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, स्वरों की संख्या की बात करें तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऋषि ए, ओ, ये क्या है? ए। 11 स्वर हैं। व्यंजन की बात करें तो कंठ, का वर्ग कंठ से निकलते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, 5 ये हो गए। फिर चा वर्ग की बात करें, चा, छा, जा, झा, इया, 5 वर्ग ये भी हो गए, मतलब 5 ये भी हो गए। टा वर्ग की बात करें, टा, ठा, डा, ढा, ना, ये मूर्धा से निकलती है ध्वनि। ता की बात करें तो ये दंत से निकलती है, ता, था, दा, धा, ना, ये भी 5 हो गए काउंट में। पा वर्ण की बात करें तो ये ओंठ से निकलते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये भी काउंट में 5 हो गए। अंतः तो ध्वनि की बात करें व्यंजन की तो या, रा, ला, वा, ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। उष्ण व्यंजन की बात करें तो शा, 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 हा हो गए, ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। इसी तरह संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छात्रा, ज्ञासरा, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि त्रा है, ता और रा से मिलकर बना है। ये त्रा जो है ये किससे? ता से, आधे ता और पूरे रा, सॉरी पूरे रा से मिलकर बना है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। पूरे रा से मिलकर छोट आधा ता मतलब आधा और रा, आधा ता और पूरे रा से मिलकर के बना है त्रा। और इसी तरह अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह में अपना क्या आ जाता है? अंग, आह, अयोगवाह के आ गए दो। द्विगुण व्यंजन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ताड़न जात, ताड़न जात ध्वनि में कहते हैं, तो ये भी 2 हो गए। तो इस तरह कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 52। इस तरह से हमारी कुल मिलाकर वर्णों की संख्या 52 हो गई। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है।
क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई हम देख चुके हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और फिर यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, फिर ध्वनि से बड़ी अक्षर है, फिर अक्षर से बड़ी क्या है? शब्द है, शब्द से बड़ा पदबंध है, पदबंध से बड़ा उपवाक्य है, उपवाक्य से बड़ा वाक्य है। अब हम देखते हैं स्वर वर्ण, परिभाषा, भेद एवं संख्या। कौन सा स्वर नहीं है इसमें से? कौन सा स्वर नहीं है? छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा ए, ये स्वर हैं, जबकि बा हमारा क्या है? यहाँ पर व्यंजन है। इनमें से री क्या है? तो री क्या है यहाँ पर हमारा? री यहाँ पर हमारा स्वर है। री हमारा यहाँ पर क्या है? तो री हमारा यहाँ पर स्वर है। जैसे कि हिंदी के प्रमुख स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री री सी, ए ओ औ, ये क्या है? तो स्वर हैं। मूल स्वर की बात करें, मूल स्वर की बात करें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री सी, ये क्या है? मूल स्वर है। संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर में हमारे हो गए ए ओ औ, ये क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। फिर इसके बाद हस्व स्वर की बात करें, हस्व स्वर, तो ये क्या हो गया? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री सी, ये क्या हो गए? हस्व स्वर हो गए। फिर इसके बाद दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर क्या क्या हो गए? बड़ा आ, छोटी ई, सॉरी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ औ, ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। इनमें से किस शब्द में री री सी की मात्रा का उपयोग हुआ है? इसमें वृष्ट में, वृष्ट में यहाँ पर ये जो है री री सी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। री री सी की मात्रा इसमें लगी हुई है, जबकि किसी में री री सी की मात्रा नहीं लगी है। इसी की कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन, इनमें री सी की मात्रा का प्रयोग है। वह जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों का उच्चारण क्या है? तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगर जो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से होता है। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? वर्ण का। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितना? एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री सी, ये ह्रस्व स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ओ, ये क्या है? द्विमात्रिक स्वर है। प्लुत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं, ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये किसके? स्वर के प्रकार हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो इसमें बड़ी ई, ओ औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। छोटा आ, बड़ा आ, सॉरी, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री सी, कितनी है? 4 है। आगे बात करें, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। छोटा आ, बड़ा आ, सॉरी, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री सी। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ओ औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। फिर इसके बाद बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है
उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर का ही नाम गुरु स्वर है, ठीक है। द्विमात्रिक स्वर है, या फिर देखो दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, ये सब इसी का नाम है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? ओ जो है वो हमारा क्या है? सॉरी, यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर की बात की गई, ये तो संयुक्त हो गया। दीर्घ स्वर हमारा क्या है? बड़ा आ। बड़ा आ जो है वो हमारा दीर्घ स्वर है, दो आ के मिलने से बनता है। आगे बात करें, यहाँ पर ए की बात करें तो ए किससे मिलकर बनता है? आ, छोटा आ छोटी ई से मिलकर बनता है, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। इसी तरह ओ की बात करें तो ओ जो है आ और ऊ से मिलकर बनता है। इसी तरह अगर जो हम बात करें कि ए किससे बनता है, सॉरी, ए किससे बनता है, तो ये बनता है आ से, आ से और ए से मिल करके। और आओ किससे बनता है, तो आओ की बात करें तो ये बनता है आ से प्लस, आ से और किससे? ओ से मिल करके। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो संयुक्त स्वर की यहाँ बात की गई है। संयुक्त स्वर यहाँ पर है, ए जो है वो किससे किससे मिलकर बना है? ए, ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये तो नहीं है ए, ये भी, ये जो है दो ए से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ए ओ संयुक्त स्वर नहीं है। देखो ओ ऊ क्या है हमारा? ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। ऊ हमारा ऊ से ही मिलके बनता है, ये क्या है? संयुक्त स्वर नहीं। जबकि ए किससे बनता है? ए, ये बनता है आ से प्लस, आ से प्लस ई से मिलकर के ए बनता है। और ए किससे बनता है? तो ये अपना बनता है, बताते हैं अभी, ये बनता है आ से प्लस ए से मिलकर के। और ओ किससे बनता है? आ से प्लस ओ से मिलकर के बनता है। तो इसमें हमारा संयुक्त तो स्वर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, यानी कि बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। यहाँ पर हस्व स्वर कौन कौन से हो गए? छोटा आ, बड़ा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, दीर्घ सी। दीर्घ स्वर कौन से हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ये हम देख चुके हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? इनमें से प्लुत स्वर जो है वो ओ, कौन सा है? ऑप्शन बी है। अब देखते हैं संधि संयोग के आधार पर स्वर। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? संयुक्त स्वर किसे माना गया है? तो संयुक्त स्वर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि आ है, तो ये किससे? छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलके बना है। ऊ की बात करें तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलके बना है। ई की बात करें तो छोटा ई प्लस छोटा ई से मिलके बना है। और ए की बात करें तो ये छोटा आ प्लस ए से मिलके बना है। हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा इसका डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ छोटा, दो छोटे आ के मिलने से बनता है। ऊ, दो छोटे ऊ के मिलने से बनता है। ई, दो छोटे ई के मिलने से बनता है। औ जो है वो आ प्लस ऊ के मिलने से बनता है। तो हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दीर्घ स्वर नहीं है। हस्व स्वर हम देख चुके हैं। हस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ये सब हस्व स्वर के ही नाम हैं। दीर्घ स्वर मतलब जो दो स्वरों, दो एक मात्रिक स्वर के मिलने से बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जो, ये भी ये भी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर ही होते हैं संयुक्त स्वर, पर लेकिन ये समान स्वरों के मिलने से नहीं बनते हैं, असमान स्वरों के मिलने से बनते हैं संयुक्त स्वर। अब देखते हैं मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध, समृद्ध स्वर की बात करें तो हमारा समृद्ध स्वर जो है वो ऑप्शन कौन सा है? हमारा बी सही है, समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर, आगे देखते हैं। यहाँ पर समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर ऐसे स्वर ध्वनि होते हैं जिनमें बिना व्यक्ति की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा तथा ऊंचा और तालु के समीप
रखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ी ई, ये क्या है? सम्मिलित स्वर है। आगे देखते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा नहीं आएगा? देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा नहीं आएगा? देखो जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर आते हैं, लेकिन विवृत नहीं आता है। ठीक है, कौन से आते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर जीवा के आधार पर आते हैं। तो अग्र स्वर से हमारा जो है कौन सा? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर जीवा के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो अर्ध विवृत हमारा ए है, ए है, ए क्या है? ए। अब देखो विवृत, अर्ध विवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, इनके बारे में हम जानते हैं। विवृत, अर्ध विवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध के बारे में जानेंगे। तो विवृत की बात करें, अगर जो विवृत की बात करें तो ये क्या है? स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। इसमें बड़ा आ, जैसे कि इसमें क्या उच्चारण होता है? बड़ा आ। बड़ा आ केवल किससे उच्चारण होता है? विवृत स्वर से। अर्ध विवृत की बात करें, अर्ध विवृत की अगर जो हम बात करें तो इसमें से छोटा आ, बड़ा ए, अंग, औ इससे उच्चारित होते हैं। अर्ध समृद्ध की बात करें तो ए, ओ उच्चारण होते हैं। अर्ध समृद्ध क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। इसमें क्या था? मुख द्वार आधा खुला होता है। ठीक है, इसमें मुख द्वार आधा बंद होता है अर्ध समृद्ध में। और समृद्ध क्या हो गया? समृद्ध में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो, है ना, लगभग बंद हो, उसे क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। ठीक है, देखो पहले विवृत में क्या हो गया? बड़ा आ। अर्ध विवृत में, विवृत अर्ध विवृत में आ, ए, अंग, औ। अर्ध समृद्ध में ए, औ, और समृद्ध में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा यानी कि मूर्धा से कौन सी ध्वनि आती है? तो मूर्धा से ड, ड़ और ढ आता है। कौन सा? ट, ठ, ड, ढ, ण। ये क्या है? ये टा वर्ग, टा वर्ग मूर्ध व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, ण यानी कि टा वर्ग जो है वो मूर्ध व्यंजन है। निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्या है? कंठ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखो कंठ से का वर्ग उच्चारित होता है। कंठ से कौन सा? का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर तालु से चा, छा, जा, झा, या। चा वर्ग। मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा, णा। टा वर्ग। दंत से ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग। और ओंठ से पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा। उष्ण व्यंजन की बात करें तो शा, 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 शा। अब यहाँ पर हम देखें, अगर क्या देखें कि कंठ से कौन सा उष्ण व्यंजन निकलता है? तो कंठ से हमारा कौन सा निकलता है? हा। कौन सा? हा। और तालु से सा, ये वाला सा, और इससे ये वाला सा, और इससे ये वाला सा, दंत से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए? हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, सॉरी उष्ण व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो तालु से या निकलता है, मूर्धन्य से नहीं निकलता, दंत से रा और ला निकलता है। ठीक है, रा और ला कैसे निकलता है? दंत से। और दंत ओंठ, दांत से और ओंठ से, दंत ओंठ से क्या निकलता है? वा। ये आगे क्वेश्चन आएगा। अब यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा जो है वो किस वर्ग के व्यंजन है? तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। उष्ण व्यंजन हम देख चुके हैं, शा, सा, शाहा। दंत व्यंजन तावर्ग और ला, शा। तालव्य व्यंजन हम देख चुके हैं, चा वर्ग या शा। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? कंठ, तालु, मूर्धा, यानी कि तीसरा नंबर हम देखते हैं।
टा ठा डा ढा ना किस में होगा? तो टा ठा डा ढा ना इसी में है, केवल केवल ऑप्शन नंबर बी में है। कंठ तालु मूर्धा तीसरे नंबर पर टा वर्ग आता है, तो इसी में है। री ऋषि और शाह इसी से उच्चारित होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है री ऋषि, टा वर्ग और शाह, इससे मूर्धा से उच्चारित होते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ क्या है? कंठ। विसर्ग अंग अहा, अंग अहा, ठीक है, विसर्ग। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, का वर्ग हा, विसर्ग आहा। विसर्ग जिसे कहते हैं इसे या फिर आहा कहते हैं, ठीक है। विसर्ग जिसे कहते हैं या फिर आहा कहते हैं, कंठ, ठीक है। फिर इसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग, ये किससे होता है? ये ओंठ से होता है, ठीक। छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग, पा वर्ग, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, ओंठ लास्ट में उठाता है, ओंठ से पा वर्ग, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग, कंठ चा छा जा झा इया, ये किससे? तालु से होता है। छोटी ई बड़ी ई था सा ता था, किससे होता है? तालु से होता है। इसके बाद बात करें स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण कौन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं। नासिक नहीं, अड़ा, या। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? कंठ तालु, तो चा छा जा झा, यहाँ पर का जो है हमारा तालव्य ध्वनि नहीं है, कि कौन सी है? काकल्य ध्वनि। आगे बात करें कंठों दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? औ, कौन सा है? औ। औ जो है वो कंठोंठ दीर्घ स्वर, कंठ और ओंठ, कंठ ओंठ दोनों से, ठीक है। देखो कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कंठ से क्या निकलता है? छोटा आ बड़ा और का वर्ग। तालु से क्या निकलता है? छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग और शा या। मूर्धा से टा वर्ग और सा। दंत से ता वर्ग और रा ला सा। और या किससे निकलता है? या वर्ग जो है, या तालव्य से, जबकि और दंत से क्या निकलता है? रा ला। और वह मैंने बता दिया, वाह दंत से ओंठ से, दंत ओंठ से जो है वो वाह निकलता है, ठीक है। ओंठ से क्या निकलता है? पा वर्ग, ओंठ से क्या निकलता है? पा वर्ग। कंठ और पा वर्ग और ऊ ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ भी निकलता है ओंठ से, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ भी यहाँ पर ओंठ से निकलता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओंठ से, ठीक है। कंठ तालव्य ए कंठ ओंठ, कंठोंठ से ओ और औ निकलता है, ठीक है। देखो ये इसको एक कंठ, देखो ये कंठ तालु, ये स्वर के लिए बता रहा हूँ मैं, स्वर के लिए, स्वर के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि कंठ, कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि में क्या होता है? कंठ और तालु को जब हम मिलाते हैं तो हमारा ये बनता है, देखो आ के साथ जब छोटा आ के साथ छोटी ई मिलाएंगे तो क्या बनता था? ए बनता था ना। और फिर आ के साथ छोटा ए मिलाएंगे तो ए बनता था। तो जब हम कंठ के साथ तालु मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए। और जब हम कंठ के साथ क्या मिलाएंगे? ओंठ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ औ। यानी कि कंठ जब हम छोटा आ के साथ छोटा ऊ मिलाते हैं तब ओ बनता है, ठीक है। अब कंठ तालव्य ध्वनि, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ए कंठ तालव्य, कंठ तालु, देखो मैंने बताया ना, ए किससे बनता है? ये छोटा आ से और किससे? छोटी ई से। ये क्या है? कंठ से निकलता है और ये किससे निकलता है? ई, तालु से निकलता है। तो कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? ए है। कौन सा वर्ण ओंठ, ओंठ नहीं है? तो नहीं है बड़ा आ, कौन सा नहीं है? बड़ा आ, जबकि बड़ा ऊ है, छोटा ऊ भी है, माँ है, मतलब पा वर्ग पूरा ही, ठीक है। पा फा बा भा मा पूरा ही पा वर्ग ना, या रा ला ये सॉरी बा, पा फा बा भा ये सब है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ ये किससे निकलते हैं? तो ओंठ से निकलते हैं। जबकि बड़ा आ क्या निकलता है? बड़ा आ कंठ से निकलता है। वह निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? छोटा आ, छोटा आ क्या है? कंठ। और बड़ा आ भी क्या है? कंठ। का वर्ग क्या है? कंठ। का वर्ग, और बता देता हूँ, अहा क्या है? जिसे विसर्ग कहते हैं, ये क्या है? कंठ, ठीक है। हा क्या है? कंठ।
मैंने कंठ के सभी बता दिए। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया, ये किसे निकलता है? तो तालव्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? ये तालव्य ध्वनि है। कंठ ध्वनि छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा। और कौन कौन से होते हैं? तो किसी को याद है? मैं बता देता हूँ फिर से एक बार रिवीजन। हा होता है, ठीक है, हा होता है। और कौन सा होता है? हा होता है, हा होता है, आहा, ठीक है। आगे चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो आगे से जितने भी की पूंछ निकली हुई है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आगे से निकलते हैं। इनकी देखो सभी की पूंछ निकली हुई है, छोटी ई, बड़ी ई। और बीच में केवल क्या है? छोटा आ। और जितने भी हैं सब तीन की तरह आकृति के, सब किस में आ गए हैं? पश्च स्वर में। अग्र स्वर में क्या है? अग्र स्वर में जितने भी जिनकी पूंछ निकली हुई है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये सब अग्र स्वर में आ गए। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में केवल छोटा आ आया है, ठीक है, मध्य स्वर में। पश्च स्वर की बात करें तो जितने भी तीन की तरह आकृति के हैं सब पश्च स्वर में है। निम्नलिखित में ओंठ वर्ग कौन सा है? ओंठ वर्ग कौन सा है? ओंठ वर्ग की बात करें, ओ। कितनी बार हम देख चुके हैं? कंठ से छोटा आ, बड़ा आ, और आहा हो गया। और कौन सा हो गया? अंग, आहा, आहा हो गया, सॉरी। और हा हो गया, का वर्ग हो गया। तालु से क्या हो गया? छोटी ई, बड़ी ई। और क्या हो गया? शाह हो गया, ये वाला शाह, ये वाला शाह। इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है। दंत यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं। कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु। ए जो है वो कंठ तालु है, जबकि आ, जबकि ओ औ क्या है? कंठ, कंठोंठ है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? कंठ तालव्य, ए, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ औ जो है वो कंठोंठ, कंठोंठ वर्ण है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वारा से भी निकलती है, उस अनुनासिक को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूं। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जब मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। और इसमें एक बात बता दूं कि यहाँ पर नाक से जो है वो नाक से कम ध्वनि निकलती है, ठीक है, नाक से ध्वनि कम निकलती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक, अब देखो नाक से और मुंह से, और इसमें नाक से क्या है? कम हवा निकलती है, नाक से हवा कम निकलती है, नाक से और मुख से। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से है? इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। कहाँ से है? नाक से और मुख से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अभी इनको आप अपने मतलब अपने आप से उच्चारण करके अगर जो देखेंगे तो आपको संभालना ये समझ में आएगा। इसमें ऐसे समझ में आएगा, यहाँ पर जैसे दिखा हुआ है, दिया हुआ है कि देखो नाक से जो है वो कम और मुख से अधिक हवा निकलती है। जब हम संभालना का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या है? इसमें वायु जो है नाक से कम निकल रही है और मुख से अधिक वायु निकल रही है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, अभी मैं कितनी बार बता चुका हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। नाक से और मुख से, नाक से क्या निकलती है? कम निकलती है, मुख से अधिक निकलती है। आगे बात करें, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। और अनुनासिक किसे कहते हैं? जिसमें नाक से और मुंह से दोनों से ध्वनि निकले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुनासिक। जबकि जिसमें केवल मुख से ध्वनि निकले उसे हम क्या कहते हैं? तो निर्नुनासिक। आगे चलते हैं। अब देखो, ओंठ की आवृत्ति के आधार पर स्वर। ओंठ की आवृत्ति के आधार पर स्वर। क्वेश्चन नंबर 49 है, ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत मुखी स्वर है? आवृत, आवृत, अब देखो ओंठ की आवृत मुखी,
वृत्तमुखी, आवृतमुखी, दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवृतमुखी, जिसमें वृत्त वृत्त के समान मुख हो, जिसमें मुख क्या हो, वृत्त के समान बन जाए, वृत्त के समान, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इसमें क्या है, वृत्त के समान मुख बन रहा है। जबकि देखो छोटी ई में क्या बन रहा है, वृत्त के समान मुख, हमारा इसका आंसर क्या होगा, छोटी ई हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर देखते हैं वृत्तमुखी और आवृतमुखी। आवृतमुखी की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आवृतमुखी कहते हैं। आवृतमुखी किसे कहते हैं, जिसमें होंठ वृत्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होता है, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ठीक है। और वृत्तमुखी की बात करें तो इसमें जिसके उच्चारण में ओंठ जो है वो गोलाकार होता है, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, ये क्या है, तो वृत्तमुखी है। अब देखते हैं स्वरों से संबंधित अन्य प्रश्न, जैसे कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का है, तो ये जो है वो ये पश्च पश्च समृद्ध, क्या है, पश्च समृद्ध, अग्रस्वर मध्य स्वर पश्च स्वर, पश्च स्वर है, पश्च स्वर है, अग्रस्वर मध्य स्वर पश्च स्वर, हमने देखा था ना जीवा के आधार पर। यहाँ पर समृद्ध भी पूछा है, तो समृद्ध है तो विवृत है, तो समृद्ध पश्च पश्च विवृत है, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे यहाँ पर पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर हम देख चुके हैं, आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, है ना, ये क्या है, पश्च स्वर है, जितने भी तीन की तरह आकृति के हैं, और जितने की मतलब यहाँ पर पूंछ की तरह निकली हुई है, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्या है, ये यहाँ पर ये अग्रस्वर नहीं दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर जो है अग्रस्वर मध्य स्वर नहीं है, यहाँ पर केवल पश्च स्वर का बताया हुआ है कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, ये पश्च स्वर से निकलते हैं। और ये जो दिया हुआ है छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये दिया हुआ है कि समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो मतलब कि इनके समृद्ध के समृद्ध में कौन कौन से आ गए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ऊ, ये क्या है, तो समृद्ध है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो स्वर का वर्गीकरण प्लुत है, ह्रस्व है, संयुक्त है, तीन प्रकार के, लेकिन द्वित्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं द्वित्व व्यंजन की बात करूँ तो क्या कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन, जैसे कि द्वित्व व्यंजन की मैं बात करूँ तो जैसे कि इसमें से कि कोई आधाता है और फिर पूराता है, तो ये क्या है, और इसके आगे पीछे कोई शब्द लिखा है वो क्या है, द्वित्व व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर द्वित्व लिखा हुआ है ना, तो आधाता है और पूराता होता है इधर साइड वाक्य स्थान पर, तो ये क्या होता है, द्वित्व, ये खुद ही द्वित्व होता, ठीक है। देखते हैं आगे, ह्रस्व स्वर हमने देख लिया, ह्रस्व स्वर में क्या आता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषि, ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। फिर हमने दीर्घ स्वर देखा जिसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर हमने संयुक्त स्वर भी देखा जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, री ध्वनि कैसी है, तो री क्या है, स्वर है, हम देख चुके हैं कि री क्या है, स्वर, री, ऋषि, स्वर है। अब देखते हैं व्यंजन परिभाषा भेद एवं संख्या के आधार पर परिभाषा देखते हैं व्यंजन की। ओंठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर अल्पप्राण महाप्राण की अब शुरुआत होती है व्यंजन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है हमारा बा है, क्या है, बा। अभी जो है अभी उत्तर में यानी कि जो व्याख्या दी हुई है उसमें आएगा अल्पप्राण महाप्राण घोष घोष अघोष, तो उसमें मैं व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। अभी जब तक क्वेश्चन चल रहा है तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि बा जो है वो हमारा क्या है, ओंठ से निकलता है, पा, फा, बा, भा, देखो निकलता तो पास पा भी है, पा, फा, बा, भा, ये सभी ओंठ से निकलती हैं, पर लेकिन अल्प प्राण और घोष, तो अल्प प्राण को मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या निकलता है, अल्प प्राण में, सॉरी भाई, अल्प प्राण में एक, तीन, पाँच, अल्प प्राण एक, तीन, पाँच, एक, तीन, पाँच होते हैं, सभी स्वर होते हैं, तो हमें देखना है एक, तीन, पाँच अल्प प्राण में, अल्प प्राण में एक, तीन, पाँच देखना है, तो हमें क्या देखना है, पा, पा हो सकता था, पा, फा, फा नहीं होगा, फा तो वैसे भी नहीं होगा, पा, फा अल्प प्राण के अकॉर्डिंग देखें तो पा, फा, बा, बा हो सकता था, बा, भा नहीं होगा, भा तो नहीं होगा,
है ना। अब देखते हैं, अब केवल बचे कौन, बा और पा, इन दोनों बचा। अब घोष, घोष घोष किसे कहते हैं, घोष को ही हम सघोष कहते हैं, ठीक है, घोष को ही हम सघोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है 3 4 5, पा फा बा। अब बा जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बा ही होगा। फिर से मैं जूम आउट कर लेता हूँ एक बार। अब तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालव्य, कंठ तालु, तालु, तालु से तालव्य ध्वनि, कंठ तालु, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया। तो ये भी है, देखो चा छा, ये भी है, ऑप्शन ए भी है, बी भी है, और चा छा जा झा, यानी ए और बी दोनों हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक हैं। ये भी ए, भी ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, तो इसका आंसर हमारा, हमें क्या देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से चा वर्ग का उच्चारण स्थान, कंठ तालु, का खा गा घांगा चा छा जा झा इया। तालु से क्या है, तालव से, कंठ तालव, तालव, कंठ तालव मूर्धा दंत। निम्नलिखित में से पा वर्ग का उच्चारण स्थान, पा फा बा भामा, कंठ तालु मूर्धा दंत, ओंठ, ओंठ किससे, ओंठ से पा फा बा भामा का उच्चारण होता है। त्रिवेणी शब्द में त्रा वर्णों, मतलब वर्णों के संयोग, मतलब कि किस वर्णों के योग से बना है, तो ता से और रा से। अब बना तो है तारा से, ये तो सभी को पता है, पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है तो हमारा क्या, आधा ता और पूरे रा से मिलके बना होता है त्रा, आधा ता पूरे रा से मिलके बना होता है त्रा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे जो है लगभग 60 क्वेश्चन कुछ पूरे होने जा रहे हैं ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है, असंगत युग्म है, क्या है, देखो ना, ना जो है वो कहाँ से, ता था दा ना, ता था दा, कंठ तालु मूर्धा दंत, तो दंत से निकलता है ना, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। घा, कंठ से का खा गा घा, का खा गा घा, तो घा जो है वो कंठ से निकलता है, पा फा बा ओंठ से निकलता है, पर यह मूर्धा से या नहीं निकलता। या रा ला वा शा शा, कंठ तालु, तालु से निकलता है, किससे निकलता है, तालु से, तालु से निकलता है या किससे निकलता है, तालु से। हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा, तो ये ज्ञा किससे मिला है, जा और इया से, आधे जा और पूरे इया से। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, आधे जा और पूरे इया से मिलकर के बना हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो इसमें से हमारा असंगत युग्म कौन सा है, देखो का, हा तो कंठ से बोलते हैं, ये सही लिखा हुआ है, सॉरी ये सही है हमारा। ऑप्शन बी की बात करें तो शाह शाह, कंठ तालु, कंठ तालु शाह, तो यहाँ पर कंठ, ये भी हमारा सही है सा। इसके बाद ठा की बात करें तो ठा, कंठ टा ठा डा ढा, कंठ तालु मूर्धा, तो ये भी सही है, ये भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद बात करें सा की, तो सा ओंठ से नहीं, ये तो ओंठ से नहीं, ओंठ से हमारा हा हो सकता, हा नहीं, सा जो है हमारा इससे नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जबकि ए सी और बी हमारे सही हैं। आगे देखते हैं, सूची एक को यहाँ पर सूची दो से मिलाना है, जैसे कि सा, देखो शा, ये सा 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 हा, तो शा किसी कंठ तालु, तालु से ये वाला हो गया सा सा, फिर तालु मूर्धा से ये हो गया, फिर दंत से ये वाला सा हो गया, और ना क्या हो गया, नासिक हो गया। हमारा ए का क्या है, तीसरा, ए का तीसरा कौन सा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। देखो एक बार फिर से यहाँ पर रिविजन करते हैं, कंठ में का वर्ग पूरा हो गया, और छोटा आ बड़ा आ, और क्या हो गया, आहा हो गया, और क्या हो गया, हा हो गया, ठीक है। हा क्या है, उष्ण व्यंजन है, ध्यान रखना। फिर चा चा छा जा झा या हो गया, या और सा हो गया, ठीक है। मूर्धा में टा ठा डा ढाणा, या रा और सा इसमें हो गया, ठीक है, मूर्धा में। दंत में क्या हो गया, ता था दा धा ना, ला हो गया और सा हो गया, देखो इसमें से ये वाला सा, इसमें ये वाला सा, इसमें ये वाला सा, सा और फिर हा ऊपर चल जाता है, और ऊँट में पा पा बा भा मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, न या ण न म, ये क्या है, नासिक के हैं, ठीक है, नासिक के हैं। कंठ तालव्य किसे कहते हैं, तो कंठ से और तालु से, कंठ तालु,
कंठ तालु से ए है, अंतस्थ यारा लावा उष्ण सास हास सह। आगे देखते हैं, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा जो है वो तालु से नहीं टकराती? तो बोल के देखते हैं, जा, जा इसमें तो टकराती है, सा, सा, सा इसमें भी टकराती है, चा, चा इसमें भी घा, घा में नहीं टकराती। ऑप्शन डी, ये क्या है, कंठ, कंठ से उच्चारित होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक का प्रयोग है। अनुनासिक क्या होता है? जिसमें नाक और मुख से दोनों से हवा निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और नाक से कम निकले, मुख से ज्यादा निकले। तो यहाँ पर हमारा देखो कौन होगा, शंकर हिंदी, ये तो नहीं होगा। शंकर बोल के देखो, क्या मुख से ज्यादा हवा निकल रही है, शंकर, शंकर हिंदी, ये नहीं है। अत्ता इन, ये तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं है, तो यही होगा चांद, चांद देखो बोल के देखो, चांद, मुख नाक से कम, मुख से ज्यादा हवा निकल रही है। इसी तरह सांस, सांस, सांस बोल के देखो, तो मतलब मुख से ज्यादा हवा निकल रही है, नाक से कम हवा निकल रही है। इसके बाद देखें, ओंठ वर्ण किस विकल्प में है? ओंठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, यानी कि पा फा बा भा, कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया हमारा सही। इसके बाद बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 में हम पहुंच चुके हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? संयुक्ताक्षर मतलब जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, कौन सा है? हमारा छा है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट है। आगे चलते हैं, आगे है, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ, जैसे कि छा, ये किससे, का और सा से मिलकर बना हुआ है। त्रा, ता और रा से। ज्ञा जो है वो जा और मतलब आधे जा और पूरे इया से, ठीक है। स्रा आधे सा और पूरे रा से। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो कौन सा समूह सही नहीं है इसमें देखना है। देखो यहाँ पर हम बात करें कंठ की, कंठ, कंठ ऑप्शन बी से बात करें, हमारा का, खा, गा, घा, ये तो कंठ से बोले जाते हैं, सही बात है। पा फा बा भा, ये भी ओंठ से बोले जाते हैं। ना, या, रा, ला, देखो रा, ला, ये जो है वत से, ये भी सही है, वत से। ये ना, ला, र, सा, ये किससे बोलते हैं? वत से। जबकि मूर्धा चा, छा, जा, झा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ, ये तालु से बोले जाते हैं, ना कि मूर्धा से। तो ऑप्शन बी हमारा, सी हमारा पर जो है वो सही आंसर है। आगे बात करें, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। कंठ से देखो, तो कंठ से हमारा कौन सा उत्पन्न होता है? कंठ से का, खा, गा, घा, गा और घा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्णों का विकल्प यहाँ पर हमारा ये है, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, किसका उच्चारण स्थान दंत से है? कंठ तालु मूर्धा दंत, यानी कि चौथे नंबर से। ता था दा धा ना, कौन सा है? ना है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 70 में आ चुके हैं लगभग। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कंठ तालु, तालु का, चा छा जा, किसका? जा का। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन, हाँ, क्या है? उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन है। और ये क्या है, कहाँ से निकलता है इसकी ध्वनि? तो कंठ से निकलती है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? कंठ से किसका उच्चारण स्थान है? का, खा, गा। आगे बात करें, तालव्य महाप्राण, अब देखो फिर से अल्पप्राण महाप्राण यहाँ से शुरू हो गया। तो तालु, कंठ तालु, तालु ता था का खा गा, चा छा जा झा इं, चा छा जा, देखो चा छा जा झा इं, यानी कि ठा और था तो नहीं होगा, चा छा जा, ये हो गए अल्प प्राण महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? दो और चार सम होते हैं, दो और चार, तो चा छा जा झा, चा छा छा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही, सॉरी, चा जा झा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। यहाँ पर अच्छा घोष भी दिया हुआ है यार, ओहो, यही तो मैं सोचूं, यहाँ पर घोष भी दिया हुआ है, यानी कि सघोष भी दिया हुआ है। सघोष में क्या होता है? सघोष में होता है दो, सॉरी, तीन चार पाँच होता है, तो तीन चार पाँच होता है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर कौन सा है?
पंचमाक्षर या रा ला वा मा। पंचमाक्षर किसे बोलते हैं? पंचमा पंचमाक्षर बोलते हैं उसे। जैसे कि कहीं पर का खा मिल जाए तो मैं बता दूं, जैसे कि का वर्ग का जो है अंतिम अंतिम वर्ण जो है उसे ही पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर नहीं है, ये हो गया, ये रा ना या ना मा, ये क्या है? ये पंचमाक्षर है, ठीक है ना। का वर्ग देखो, कंठ तालु मूर्धा दंत, का वर्ग का पंचमाक्षर अंतिम मतलब पंचमाक्षर किसे, इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है, इन पांचों को। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा कौन सा था? हाँ, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण उदाहरण कौन सा है? तो कंठ पहले लिखना है, कंठ का खा गा घा अंग, इनमें से कोई होगा। और हा भी है तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हा भी है, का खा गा घा, ये मतलब हा भी है, ये सभी है। तो कौन सा वर्ण का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो देखो, का भी होगा, खा भी होगा, णा भी होगा, हा नहीं होगा। भर हा अल्पप्राण महाप्राण, महाप्राण तो होता है हा जो हो, हा जो है महाप्राण होता है। उष्ण व्यंजन इसी के अंदर आते हैं, किसने? उष्ण व्यंजन महाप्राण के अंदर आते हैं। और घोष में क्या आता है? उदाहरण हमारा ये जो है, देखो घोष में भी हा आता है, किस कैसे कैसे आता है? घोष में उष्ण व्यंजन आते हैं। देखो घोष में उष्ण व्यंजन तो नहीं आते, पर लेकिन क्या आता है? हा आता है। उष्ण नहीं आते पर हा आता है, अपवाद है। हमारा डी जो है वो करेक्ट है, कंठ महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। देखो अल्पप्राण में क्या आएगा? अल्पप्राण में आएगा 1 3 और महाप्राण में क्या आएगा? महाप्राण में आएगा, महाप्राण में यहाँ पर आएगा 2 और 4। तो यहाँ पर 2 4 तो दो दो है, खा है, पर ये दो घोष नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। हमारा डी सही है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, टा ठ ड ढाना, टा ठ ड यानी कि ढाना, ये तो नहीं होगा, है ना। उदाहरण कौन सा है? टा ठा ड ढा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बचा, अल्पप्राण में क्या आता है? 1 3 5, और घोष में क्या आता है? घोष में आता है अपना क्या? 3 4 5, 3 4 5। तो इनमें कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5वां नंबर का आता है, आया है यहाँ पर ट ठ ड, अरे सॉरी, तीसरे नंबर का आया है, तीसरा नंबर का दोनों में आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओंठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? ओंठ कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, पा फा ब भा मा, पा फा ब भ, पा फा ब भ मा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी है, बी है इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? ठा तो होगा नहीं, क्योंकि ठा तो ओठ में आता ही नहीं है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, पा फा ब भा मा आते हैं, व भी नहीं आता। बचा हमारा फा बचा और भा बचा। देखो अल्पप्राण महाप्राण में क्या आता है? 2 4 आता है महाप्राण में, जबकि 3 4 5 किस में आता है? घोष में आता है। तो हमारा इसमें कौन सा 4 जो है वो पा फा बा भा, चारों दोनों में कॉमन है। मूर्धा व अल्पप्राण घोष वर्ण कौन सा है? तो कंठ तालु मूर्धा तीसरे नंबर का, ट ठ ड ढ ण, ठीक है ना, ट ठ ड ढ ण। चा तो हमारा होगा नहीं, चा तो ऐसे ही कट गया, कट गया ना। अल्पप्राण कौन सा हो गया? अल्पप्राण में क्या आता है? 1 3 5 अल्पप्राण। और अघोष में क्या आता है? अघोष में आता है 1 2, 1 2 आता है, 1 2 अघोष में आता है। तो अब यहाँ से क्या होगा? हमें हमारे दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है, टा, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा इसका। आगे देखते हैं, हमारे यहाँ पर लगभग कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 80 क्वेश्चन, लगभग 80 के करीब पहुंच चुके हैं। अगला, निम्न में से कौन सा व्यंजन उष्ण है? हम देख चुके हैं सा शा शा ह, ये उष्ण व्यंजन है। आगे देखते हैं, देखो इनमें क्या है? ये व्यंजन है, क्या है? व्यंजन, व्यंजन है पर इनमें स्वर का उपयोग नहीं है, ठीक है, इनमें क्योंकि हलंत लगा हुआ है। ये व्यंजन है पर अधूरे हैं, इनमें स्वर का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अघोष व्यंजन है, कौन से अघोष व्यंजन है? अघोष, अघोष व्यंजन हमें तलाशना है। घोष, सघोष होता है, अघोष होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन? सघोष, अघोष। अघोष में क्या होता है? अघोष में होता है एक होता है, एक 1 2 होता है। कौन सा होता है? एक। तो ये पूछ रहा है कितने
अघोष व्यंजन होंगे तो एक दो होंगे, कितने होंगे? दो होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा व्यंजन अघोष? अघोष में कौन सा होता है? एक दो होता है, तो कौन सा हो गया? खा हमारा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है? कितनी है? 33 है। ज्ञा ज्या ज्ञा मतलब ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इससे जा, आधे जा और पूरे इया से। आगे चलते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगी हैं? किसमें लगी हैं? तो लगी हुई हैं गुरु स्वर की। गुरु स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का प्रयोग हुआ है। अच्छा, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो मात्राओं की संख्या 10 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 10 होती है। आगे देखते हैं, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्ण, स्पर्श देखो, का वर्ग, चा वर्ग, और पा वर्ग, का खा गा चा छत हैं, टा ठा टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सभी जो हैं इन सभी को मिलाकर के 25 होते हैं। पांच पांच सभी में होते हैं तो 25 हो जाते हैं। आगे देखते हैं, तालव्य महाप्राण घोष। तालव्य महाप्राण अघोष। तालव कंठ तालु, कंठ तालु, यानी कि चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया। था तो होगा नहीं, था भी नहीं होगा, अब बचा हमारा बी होगा या तो डी होगा। तो चा छा ता महा अल्पप्राण महाप्राण, महाप्राण में क्या आता है? अल्प में दो चार, कितना? दो चार। अघोष में क्या आता है? अघोष, अघोष में आता है एक दो, तो हमारे इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है? दो। चार छा, यानी कि बी करेक्ट है हमारे इसमें। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? कौन सा है? तो तालु है। तालु, मूर्धन तालु। मूर्धा, मूर्धा में कौन सा सा है? मूर्धा में ये वाला सा है। उधर दंत में कौन सा सा है? तो दंत में ये सा है। और कंठ में क्या है? कंठ में हा है। सारे मैंने उष्ण व्यंजन यहाँ पर सारे बता दिए, ठीक है। आगे बात करें, हम क्वेश्चन नंबर लगभग 90 के पास आ चुके हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, तो या रा लावा सभी को पता है। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। कुल हमारे 11 स्वर और 41 व्यंजन है, मतलब 41 व्यंजन इधर उधर से मिलाकर के, ठीक है। अघोष अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखो, ओंठ, सॉरी ओंठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, पा फा बा भा मा। पा है, फा है, बा है, वाह। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, पहले से हम बता दिए, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण में क्या आता है? एक तीन पाँच, एक तीन पाँच है कहीं, एक तीन पाँच अल्प प्राण में आता है। घोष, घोष में क्या आता है? तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, ठीक है, तीन चार पाँच। अब देखो यहाँ पर ओंठ, अब हमें इन दोनों में क्या कॉमन है? तीन है कॉमन, पाँच कॉमन है, ठीक है। तो देखो, पा फा, फा तो होगा नहीं, पा नहीं होगा, फा नहीं होगा, बचा कौन? ऑप्शन बी, बा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ अल्प प्राण, कंठ अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या आता है? अल्प प्राण महाप्राण, एक तीन पाँच, एक तीन, हमें तो यही दिख गया पहला ही। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत व्यंजन है? कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, यानी कि ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। यहाँ पर फिर एक बार फिर से कंठ ध्वनि कौन सी होती है? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, आहा हो गया या जिसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। हा हो गया अपना, ये क्या हो गए? कंठ हो गए। तालु में दिया हुआ छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग शा शा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा। मूर्धा में अपना री ऋषि भी आता है, री ऋषि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। मूर्धा में री ऋषि आता है। टा वर्ग सा रा, और ता वर्ग ला सा दंत में आता है, और ओंठ में पा वर्ग छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है। अनुनासिक किसे कहते हैं? ये जो अंतिम अक्षर होते हैं, का वर्ग, का वर्ग का वर्ग का, चा वर्ग का, कचट तप का अंतिम वर्ग जो होगा वही क्या है? अनुनासिक है। दंत ओंठ, दंत ओंठ देखो मैंने बताया था, दांत और ओंठ से वाह, वाह 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 किससे? दंत ओंठ से। कंठ ओंठ से ओ आओ। अब देखते हैं टा वर्ग, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा ठा डा का, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, टा ठा,
ये कंठ तालु मूर्धा दंत, दंत किससे होता है? कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा से जो होते हैं वो टा वर्ग उत्पन्न होते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो कंठ तालु मूर्धा दंत। ता था दा धा ना, ता था दा, ता है, दा है, ता था दा धन्ना है, टा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। दंत, वात्सल्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत, दंत, महाप्राण, महाप्राण, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, कंठ तालु मूर्धा दंत। ता था दा धा, ता था दा धा ना, ता था तो होगा नहीं, छा भी नहीं होगा, अब था और था में होगा हमारा ऑप्शन बी। महाप्राण में अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है? 2 4, घोष में क्या होता है? 3 4 5, इनमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, तो घा हो गया। आगे देखते हैं। लगभग हमारा 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होने वाला है और टाइम भी लगभग 1 घंटा होने वाला है। दंत, वात्सल्य जो है दंत, अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण में क्या आता है? अल्पप्राण, महाप्राण, अपने से यार थोड़ा दिमाग लगाओ। अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण में 1 3 5। अघोष में, अघोष में क्या आता है? अघोष में, अघोष में आता है, अघोष 1 और 2, ठीक है, दोनों में कॉमन कौन है? 1 कॉमन है। तो दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत। ता था दा धा, ता, ता तो वैसे भी नहीं होगा, चा भी नहीं होगा, ता था ठा भी नहीं होगा। अरे इसमें तो वैसे ही बिना कुछ किए ना शुरू में मिल जाता आंसर। जैसे गा जा छा, चा छा, जा झा। यहाँ पर ये बोल रहा है चा, ये जो है लिखे हुए हैं इनमें से तालव्य, महाप्राण, घोष, वर्ण कितने हैं? कितने हैं तो हमें काउंट करके बताना है। तालव्य, महाप्राण, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु, तालु, कंठ तालु, तालु, तालु देखें, कंठ तालु। तो तालव्य से हमारे क्या हो गए? तालव्य से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है? कंठ तालु, चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया, ये हो गई। चा छा जा झा इया, ये हो गए हमारे, ठीक है। तालु से हो गए, हमने तालव से देख लिया। हम अल्प प्राण, महाप्राण से देखते हैं। महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है? 2 4, छा होगा या तो झा होगा, छा होगा या तो झा होगा। तो छा तो है इसमें, झा नहीं है। अब घोष भी दिया हुआ है, तो घोष के अकॉर्डिंग कितना होता है? घोष के अकॉर्डिंग 3 4 5। अरे इसमें तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ए हमारा यानी कि 0 है इसमें से। इनमें जो मतलब दिया हुआ है एक भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन, 100 के करीब सेंचुरी लगने वाली है। मूर्धन्य हस्व स्वर, हस्व स्वर मूर्धा से, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा, अरे यार ये तो ऋषि हो गया भाई। अगला है छा, चा छा, ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। किससे? तालु से। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? कौन सा तालव्य वर्ण नहीं? कंठ तालु, तालु, तो तालु से हमारा कौन सा वर्ण निकलता है? तालु से ये निकलता है, चा निकलता है, या निकलता है, जबकि सा नहीं निकलता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर जो है वो गलत लिखा हुआ है। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? चा वर्ग में अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण व्यंजन कितने हैं? कितने हैं महाप्राण व्यंजन? तो देखो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है? 2 4, ठीक है। तो कितने होते हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब आगे बात करें, 102 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। तो देखो पहले महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण, महाप्राण में क्या हो गया? 2 4 हो गए। अघोष की बात करें तो अघोष में क्या आता है? अघोष में अघोष 1 और 2, ठीक है। तो देखो में से कौन सा अघोष महाप्राण है? तो यानी कि 2 दोनों में कॉमन है। चा छा, ता था, इसमें हमारा जो है खा, का खा, खा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। का वर्ण, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? का वर्ग में घोष व्यंजन, घोष, घोष का वर्ग में घोष। अब देखो घोष कितने होते हैं? घोष 3 4 5, घोष कितने हैं? 1 2 3 है, ऑप्शन बी। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण में 1 3 5 आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अल्प प्राण मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा,
यहाँ पर जो है मूर्धा, देखो ऑप्शन दे, कंठ तालु दंत, कंठ तालु मूर्धा, यानी कि का चाह रहे हैं टा ठा डा ढा णा, टा ठा, हाँ तो ऑप्शन बी करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण जो है वो हमारा कौन सा है? ये डी, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हमारा संयुक्त का और स्रा से मिलकर के बना है, सा से, ठीक है। देखो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? त्रा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो का और शा से मिलकर बनता है ये। त्रा जो है ता रा से, ता और पूरे रा से, जा और पूरे इ से ज्ञा, और स्रा सा और रा से स्रा। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओंठ है? कंठ तालु मूर्धा, टा ठा ड ढाणा, टा ठा ड ढाणा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पर, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओंठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ। अरे यार पाफा वाफा ना होगा भाई, ऑप्शन डी सही है। अंतस्थ उष्ण, अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने हैं? तो कितने हैं दोनों मिलाकर के? 8। 4 अंतस्थ हैं, 11 अलावा 4 उष्ण हैं, शा सा साहा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5 है। पंचमाक्षर अपने ड़, या, ण, न, म, ये क्या है? पंचमाक्षर है। इन्हें हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन जो है इसमें नाक से और मुंह से हवा निकलती है, नाक से हवा कम निकलती है और मुख से कम निकलती है, जिसमें हम ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी, हिंदी नहीं, 5, ये 5 में क्या हुआ है? 5, 5 बोल के देखो, 5 में क्या है? अनुनासिक व्यंजन। 5 क्या है? एक अनुनासिक। यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक हो गया सघोष, दूसरा अघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर सघोष और अघोष में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है? खा, का, खा। तो ये जो है 2 4 महाप्राण, क्या है? महाप्राण, 2 4 महाप्राण। यह देखते हैं, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल को छांटिए। तो प्राणत्व के आधार पर सघोष। अब क्वेश्चन नंबर 112 है, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो अशुद्ध मेल कौन सा है? इसमें घोष देखना है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो पहले हम देखते हैं क्या अल्प प्राण में क्या आता है। जैसे कि अल्प प्राण की बात करें, यहाँ पर जूम करके, अल्प प्राण में क्या आता है? 1 3 5, ठीक है। महाप्राण में क्या आता है? तो महाप्राण में आता है 2 4। इसी तरह सघोष की बात करें तो सघोष में क्या आता है? 3 4 5। और अघोष में क्या आता है? तो अघोष में आता है 1 2। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सघोष अल्प प्राण, का, खा, गा, घा, अंगा, ये टाठा डाढ़ा ण, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा तो सही है। अब देखते हैं अल्प प्राण सघोष में सही है क्या? तो देखो टा ठा डा ढा, ये तीसरे नंबर पर, 3 नंबर में आएगा। तो 3 इसमें है अल्प प्राण, अल्प प्राण में सही है, ठीक है। इसके बाद सघोष, ये भी, ये मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। हमें तलाशना क्या है? कौन सा अशुद्ध मेल है, अशुद्ध मेल तलाशना है, यानी कि हमारा ए तो यहाँ पर सही है। अब बात करें ऑप्शन बी की, अघोष क्या, का क्या है? कंठ से निकलता है, ये बात सही है। अघोष है क्या कल? तो का में क्या, का क्या है? अघोष है, ये 1 नंबर में है, सही है। अघोष भी सही है। अल्प प्राण है क्या? तो अल्प प्राण में का एक, एक है ये, तो ये ऑप्शन बी भी सही है हमारा। ऑप्शन सी की बात करें, ता था दा धा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ। ओंठ, ओंठ से थोड़ी बोलते हैं यार, पा फा बा भा मा,
पापा ऊँट ऊँट से बोलते हैं पापा बाबा माँ, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो गलत दिया हुआ है। तो हमारा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन है होगा इसमें, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों में मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, पर लेकिन ऑप्शन सी जो है ये तो कंठ, कंठ से यहाँ निकलता है और ये स्पर्शी व्यंजन है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है, कंठ, कंठ ध्वनि कौन सी है, तो का खा गा घा, ये जो है हमारी कंठ ध्वनि है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन एक कंठ ध्वनि है, तो कंठ का खा गा, ऑप्शन ए करेक्ट है। कंठ में का वर्ग, तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, कंठ में का वर्ग, चा वर्ग, तालु में टा वर्ग, मूर्धा में ता वर्ग, दंत में पा वर्ग, ओंठ में। या का उच्चारण स्थान क्या है, या रा लावा, या रा लावा, तो या रा लावा, कंठ तालु, तालु क्या है, तालु है, तालु में यह है कंठ तालु, मूर्धा दंत, दंत में क्या है, रा और ला है, या और रा है। इसके बाद बात करें, हिंदी की तालव्य ध्वनि है, हिंदी की तालव्य ध्वनि क्या है, तालव्य ध्वनि, कंठ तालु, चा छा जा झा इया। आगे बात करें, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ तालु, चा छा जा झा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 120 नंबर में हम पहुंच गए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग दंत नहीं है, कंठ तालु मूर्धा दंत, यानी कि पा फा बा भा मा, कौन सा नहीं है, सॉरी ता था दा धा ना, दंत से कौन सा निकलता है, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, या रा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, ता ये तो निकलता है, ता था, दा भी निकलता है, ता था दा धा ना, या रा और ला भी निकलता है, लेकिन या नहीं निकलता है। या कहाँ से निकलता है, तालु से, कहाँ से, या तालु, तालु से निकलता है। आगे देखें, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, कौन सी है, का कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, तो का खा गा घा अंगा जो है वो कंठ से निकलता है, कंठ तालु चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ना, ये कहाँ से निकलता है, तो मूर्धा से निकलता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। शा का उच्चारण स्थान, देखो कंठ से क्या निकलता है, कंठ से हा निकलता है, कंठ तालु से ये वाला सा निकलता है, तालु मूर्धा से ये वाला सा निकलता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। मूर्धा दंत, दंत से ये वाला सा निकलता है। जैसे कि कंठ से हमारा छोटा आ बड़ा आ दो स्वर हो गए, का खा गा घा अंगा हो गया, हा हो गया और विसर्ग हो गया, ये कंठ से निकलते हैं। तालु से ये वाला सा हो गया, चा छा जा झा इया, या छोटी ई बड़ी ई हो गया। मूर्धा से री री सी हो गया अपना, टा ठा ड ढ ण रा और ये वाला शा हो गया, और दंत से ये वाला सा, ता था दा धा न और ला। ढा वर्ग उच्चारण स्थान है, किसका है, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ। देखो टा ठा डा ढा, टा ठा ड ढ, ये कौन सा है, टा वर्ग का चौथा, टा वर्ग का चौथा है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत, तो दंत कंठ, सॉरी का नहीं है, ये तो कंठ से निकलती, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, ता था दा धा ना जो है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है, ला और सा, ला और सा, तो
कंठ तालु, देखो कंठ से क्या होता है, कंठ से हा होता है, कंठ तालु से क्या होता है, तो इस ये वाला शा होता है, ये वाला कंठ तालु, सा और या, कंठ तालु, मूर्धा, मूर्धा दंत, दंत से ये वाला सा होता है, और दंत से ये वाला सा होता है, और या रा ला, ला का भी उच्चारण दंती से ही होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर कंठ से क्या निकलता है, कंठ चार ही निकलता है, ये ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो कंठ तालु मूर्धा सा, कंठ तालु मूर्धा, ये जो है मूर्धा से निकलता है, ये वाला सा, ये गलत लिखा हुआ है। कंठ कंठ तालु, ये तालु से निकलता है, ये वाला सा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे बात करें कि दांत और जीभ के स्पर्श, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को, दांत से और जीभ के स्पर्श से, उसे हम दंत ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत ध्वनि। पा फा बा भा मा डैश व्यंजन है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ। पा फा बा भा कंठ तालु मूर्धा दंत ओंठ, तो क्या है? होंठ है, होंठ से निकलते हैं पा फा बा भा मा। आगे देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? हमारे अंत या रा ला वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, जबकि हमारा बी यहाँ पर बा नहीं है, ता था पा फा बा भा मा, ये ओंठ से निकलता है ना। हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है, पा फा बा भा मा, किससे है? होंठ से, पा फा बा भा मा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक ओंठ ध्वनि है, ओंठ ध्वनि कौन सी है इसमें? पा फा बा भा, भा है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन की तो यार अलावा ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, जबकि चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ये सब क्या है? तो स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें? संयुक्त व्यंजन या जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा ला वा, तो हमारा वाह है यहाँ पर। अब देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट, हाई कोर्ट के 2021 में, यूपी ट्रिपल एससी न, यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, ग्राम पंचायत अधिकारी पूछा गया है, जूनियर इंजीनियरिंग पूछा गया है, यूपी बीएड पूछा गया है, 10 एग्जाम में पूछा गया है लगभग। उष्ण वर्ण कौन से हैं? सा हा, देख चुके हैं उष्ण वर्ण है। आगे बात करें उष्ण वर्ण कौन से हैं, तो इसमें भी उष्ण वर्ण सा है। उष्ण व्यंजन कौन सा है? तो उष्ण व्यंजन जो है, उष्ण व्यंजन कौन सा है? सा हा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन ज्ञ है, जो कि आधा जा और पूरे इया से मिलकर के बनता है। आगे बात करें, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन स्वर, इन दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरह जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है ना। जैसे कि त्रा को ता, आधा ता पूरा रा से, ज्ञानी को आधा जा इया से, स्रा को आधा सा पूरे रा से। यहाँ पर जैसे कि इसका हमने अभी देखा, इसका क्या होगा? का और शा होगा। निम्नलिखित अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में क्या आता है? अल्प प्राण में 1, 3, 5 आता है। तो खा नहीं है, घा नहीं है, क्या है हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है?
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण कहलाता है। हम जो है यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? कौन सा महाप्राण है? तो अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? 2 और 4। तो दो का हमारा एक में है, पा फा बा भा, ये भी नहीं है। चा छा जा, ये भी नहीं है। का खा गा घा, ये चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष, सघोष। अघोष में क्या होता है और सघोष में क्या होता है? तो अघोष में हमारा होता है 1 और 2। 1 2 और क्या होता है? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में सा, ये वाला सा ये तीनों होते हैं उष्ण व्यंजन। और सा। उष्ण व्यंजन में सा होते हैं, जबकि हा उसमें चला जाता है, किसमें? सघोष में चला जाता है। तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा? उष्ण। कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा है अघोष में? 1 और 2 देखना है तो चा है। ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पर हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त जो है वो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। जबकि सघोष की बात करें, पार्श्विक की बात करें, ऊष्म की बात करें, ये प्रत्यक्ष और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण है। देखो अब पूछे, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: विवृत, स्पृष्ट, ईस्ट विवृत और ईस्ट स्पृष्ट। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर बात करें तो घोष, अघोष, सघोष, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष, घोष को ही हम सघोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से? तो एक घोष, इसमें 3 4 5। टा नहीं होगा, पा फा, फा नहीं होगा, ता था दा, पा नहीं होगा, ता था दा होगा। ऑप्शन सी जो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन। अल्प प्राण। देखो संघर्षी व्यंजन हम किसे कहते हैं? तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनि के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि सा ह। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन, उष्ण व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। क्या? उष्ण व्यंजन जो थे उन्हें ही हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो एक होता है पार्श्विक, एक होता है लुंठित। ठीक है। तो लुंठित जो होता है वो रा होता है और पार्श्विक जो होता है वो ला होता है। ठीक है। पार्श्विक ला को पार्श्विक बोलते हैं और रा को लुंठित बोलते हैं। इन्हें हम अर्ध व्यंजन भी बोलते हैं, इन चारों को, या रा ला वा। आगे देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो कचट तप जो है, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, मतलब कचट तप में जितने हैं, इन पांचों के वर्ग में कितना होता है? एक लाइन में 5 होते हैं, तो कितना होता है? 25 संख्या होती है इनकी। जैसे कि ये का चट तप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो कितने हो गए? 25 हो गए। इन्हें हम स्पर्शी या फिर स्पर्शी व्यंजन इन्हें कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर ता था दा धा ना, ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन के उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन के हम जानते हैं छात्राज्ञा, स्रा। ठीक है। के बाद हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो या रा ला वा। यहाँ पर रा हमारा क्या है? रा लुंठित व्यंजन है, ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। इसे हम उष्ण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, साहा को। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन, तो हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन इनमें से क्या नहीं है? झा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है।
संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा ठ ड ढ न, टा ठ ड। ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी, ये है, ये है, ये है, लेकिन सी जो है वो नहीं है। अब हम देखेंगे शब्दकोश में शब्द क्रम संबंधी प्रश्न। शब्दकोश में शब्द क्रम संबंधी प्रश्न, जैसे कि हिंदी शब्दकोश में जो है का क्रम निम्नलिखित वर्णों में से क्या है? तो छा जो है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद है? तो किसके बाद है? का के बाद है। किसके बाद है? का के बाद है। का के बाद आता है छा, फिर खा आता है। ठीक। हिंदी शब्दकोश की बात कर रहे हैं, यानी कि डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। किसकी? हिंदी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। जो छा का स्थान किसके बाद आता है? का के बाद आता है। का ख, जैसे कि का, आधा का और शा, आधा का और शा मिलकर के क्या बनाते हैं? छा बनाते हैं। तो का के बाद जो है वो छा आता है। अब यहाँ पर हम बात करें हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ग आएगा? तो छात्रा, ऋषि पहले आएगा। मतलब ऋषि तो सभी में है, तो ये पहले आएंगे। हिंदी शब्दकोश की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी? हिंदी शब्दकोश की, यानी कि हमें हिंदी शब्दकोश। ठीक है। देखो, ये जो है ये दो संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना होता है। किससे? का और किससे? का से और सा से, आधे का और पूरे सा से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर हम बात करें तो हमारा सी तो होगा नहीं, यहाँ का खा गा घा ण है ना। यहाँ पर क्या है? ण है, ये इसमें भी नहीं होगा। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसमें का खा गा ये तीसरे नंबर पर होगा। मतलब दूसरे नंबर पर ये है, पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ये यहाँ पर बी करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर जो इसको तोड़ें, यहाँ पर जैसे कि शब्दकोश में हम देखते हैं, इसमें जब टुकड़ा किया गया है, मतलब वर्ण विच्छेद किया गया है इसका, तो कैसे? यहाँ पर ऋषि और ये छा जो है किससे मिलकर बना हुआ? का, आधे का और पूरे सा से मिलकर बना हुआ है। तो इसे हम तोड़ेंगे तो ये हमारा जो है शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हमारा ये आएगा, मतलब ऋग्वेद आएगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हमारा जो है वो ऋण आएगा। और ये आएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर ये आएगा शब्दकोश के अकॉर्डिंग। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? देखो, बड़ा, देखो ये जो है छोटा आ से पहले होता है। छोटा आ से पहले ये होते हैं अंग, आहा, ये जो है छोटा आ से पहले होते हैं। तो ये ऑप्शन सी और बी तो आएंगे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि छोटे आ से पहले क्या होता है? अंग होता है। ठीक है। तो आंख या फिर आंच, इन दोनों में से हमारा ऑप्शन जो है कोई है। तो अब देखते हैं कौन सा है इन दोनों में। का खा, ये चा, इसमें चा आ रहा है, इसलिए से ये क्या है? इसके बाद आएगा ऑप्शन ए, पहले नंबर पर आएगा। फिर ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर बी जो है वो चौथे नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर आंख आएगा, ऑप्शन ए। इसका यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, जैसे कि आंख का आंख, इस तरह वर्ण विच्छेद, आंच का, आकार का और आग का वर्ण विच्छेद दिया हुआ। अब देखते हैं हम अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो अयोगवाह की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह हैं, अंग, आहा, जिन्हें हम कितने हैं? 2 अयोगवाह, अंग, आहा। देखो, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आहा को विसर्ग कहते हैं।
अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, परंतु इसका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इसका जाति योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाए और ना ही व्यंजन में की जाए, मतलब इनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, वो अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है। देखो अयोगवाह क्या है, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वरों में की जाए और ना ही व्यंजन में की जाए उसे हम क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे। इनकी संख्या दो होती है, कौन सी, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहें। योग ना होने पर भी जो साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। वो कौन से हैं, अंग और आहा। कौन से हैं, अंग आहा। इसे हम अनुस्वार, इसे विसर्ग कहते हैं। आगे देखते हैं। देखो अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं और दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अयोगवाह। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो अब देखते हैं कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, उपयुक्त नहीं है। सॉरी, ये जो है ये सही है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। इसका उच्चारण जो होता है वो आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। आगे देखें कि अनुस्वार नासिक के व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं जो पंचमाक्षर में काउंट किए जाते हैं। इनका जो है अनुस्वार को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो चंद्र बिंदी के रूप में, चंद्र बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये भी हमारा सही है, जबकि डी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उपयुक्त कथन नहीं है। तो डी हमारा उपयुक्त कथन नहीं है, इसे इसके रूप में लिखा जाता है। अतः कथन अनुस्वार के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अनुस्वार अनुस्वार के संबंध में नहीं है। ठीक है, अनुस्वार यह होता है या नहीं हो। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण जो होते हैं ना, कचट तप के पंचम वर्ण, जैसे कि अंगा इयाणा, ये वाले ना, इन सब का पंचम वर्ण का रूप में काम करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, संपूर्ण। संपूर्ण देख, संपूर्ण तो यहाँ पर माँ, संपूर्ण तो यहाँ पर संपूर्ण का वर्ण विच्छेद कैसा है, तो सम धन पूर्ण, सम धन पूर्ण। देख, अव्याकरण के अनुसार अंग, ये जो है अंग क्या है, ये व्याकरण के अनुसार क्या है, अनुस्वार है। अब ध्वनि में हम आ गए हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तब वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी कि युग्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहा जाता है। युग्मक ध्वनि प्रायः शब्द के मध्य में आता है। कौन सा, शब्द के मध्य में आता है। और दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संबल, तो ये क्या है, ये हमारा युग्मक है, सॉरी संपृष्ठ, संपृष्ठ है। क्या है, सम
संपृक्त ध्वनि है। क्या है? संपृक्त ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यह सा और बा ध्वनियों के मध्य सा मा ध्वनि संयुक्त हुई है। आगे देखें, निम्नलिखित ध्वनियों का निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर हम बात करें कि चा, देखो हमारा अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध तो पहला ही नंबर है चा। महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण में क्या आता है? 2 4, और ये अल्प प्राण का है ये, तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर गलत हो गया, जबकि ऑप्शन बी सी डी ये सही है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ग्रीवा ध्वनि नहीं है, जबकि मूर्धा, दंत, कंठ ये हम देख चुके हैं कितनी बार, जबकि ग्रीवा ध्वनि नहीं है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओंठ है। अब देखते हैं वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा शब्द का शुद्ध अक्षर क्या है? तो इसका शुद्ध अक्षर जो है वो कक्षा है, कक्षा। देखो ये जो है ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये आधे का और सा से मिलकर बना हुआ है ना, पूरे सा से। किससे बना हुआ है? आधे का और सा से। तो इसको हम इस तरह जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, कक्षा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन यहाँ पर हमारा इया है, जो कचट तब के पंचमाक्षर होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ड़, य, ण, न, म, ये क्या है? पंचमाक्षर है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? देखो कौन से शब्द में रा व्यंजन जो है वो नहीं है? तो देखो त्रा, त्रा ये आधा ता और प्लस रा से मिलके बनता है त्रा जो है, त्रा जो है, ठीक है। क्रम, क्रम इसमें क्या है? रा लगा हुआ है, इसमें क्या है? पूरा रा है। अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ये मूर्धा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है, तो इसमें पूरा रा किस में है? तो पूरा रा में की बात करूँ कि पूरा रा हमारा किस में है? पूरा रा है इसमें क्रम वाले में। क्रम वाले में पूरा रा है, और का क्या है? आधा का है इसमें, आधा का है, पूरा रा है। जबकि ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें ये जो है, तो ये जो है ये आधा रा है, ऊपर ऊपर क्या है? आधा रा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। इसमें हमारा री ऋषि का प्रयोग हुआ है। इसमें भी रा है, देखो इसमें भी रा है, और इसमें क्या है? री ऋषि है। देखो मातृभूमि में हम बात करें क्या है? री ऋषि है। मातृभूमि में यहाँ पर री ऋषि का प्रयोग किया है। और मात्र को हम देख चुके हैं कि आधा ता और पूरे रा से मिलकर बनता है। इसके बाद हम बात करें क्रम जो है, क्रम इसमें का देखो आधा का पूरा रा, देखो यहाँ पर पूरा रा है ना, तब ना इसके आगे क्या लगा है? क्या है? पूरा आ से मिलके बनता है क्रम। और यहाँ पर देखो आधा, आधा रा है, देखो केवल आधा रा है ना यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये आधा रा, आधा रा यहाँ पर यूज हुआ है। अब देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकारांत, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे इकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उसे उकारांत, ठीक है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, मा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये क्या है? तो ये या, रा, ला, वा, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत क्या है? तो दंत से इसका उच्चारण होता है वा का। ता वर्ग, पा वर्ग जो है ओंठ से, ओ औ कंठोंठ से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हमें देखना है इसमें कौन सा कथन अशुद्ध है। दो महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो ये जो है गलत लिखा हुआ है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है।
कि ज्ञ का जो उच्चारण है वो परंपरा से भिन्न हो गया है। श संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। और विसर्ग कंठ वर्ण है, तो विसर्ग कंठ वर्ण है, सही है। देखो इसके बाद बात करें हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं 173। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य सही है, कौन सा उत्तर सही है, हमें यहाँ पर देखना है। हमें कौन सा उत्तर सही है इसे देखेंगे। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये बिल्कुल सही है। अनुनासिक वो शब्द होते हैं जिनमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकले, नाक से हवा कम निकले, मुंह से ज़्यादा निकले, उसे ही हम अनुस्वार पूर्ण जो होते हैं वो अनुनासिक ध्वनि होते हैं। तो अनुनासिक मैं बता दिया हूँ। आगे ऑप्शन मतलब अगला है कि वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, तो ये भी सही है। प्रत्येक वर्ग का कचट तक, जितने भी हैं कचट तक, इन पांचों के वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से बहुत अधिक, तो ये भी सही है। हमारे यहाँ पर तीनों सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो अनुनासिक वर्ण कौन सा है। ता था दा धाम ता था दा पा फा बा भा मा, मा है, ठीक है, माँ यहाँ पर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है। देखो ये रा थोड़ी है, तो री ऋषि है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, अब या तो ए होगा या तो सी होगा। दीर्घ, तो ऑप्शन ए जो है वो वर्ण विच्छेद सही किया हुआ है ऑप्शन ए में। ऐसा है उद्यान, उद्यान का हम देखें कि इसका वर्ण विच्छेद, तो देखो इसमें क्या है, धा में जो लिखा हुआ है इसमें दा और या का योग है, आधे दा और पूरे या का, ठीक है, आधे दा और पूरे या का, पूरे या का, ठीक है ना। तो हमारा कहाँ है, ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, उध या और बड़ा आ, बड़ा आ तो यह इधर है तो बड़ा आ लगेगा, और फिर ना आ। आगे देखते हैं काकल्य वर्ण कौन है, तो काकल्य वर्ण मैं बता चुका हूँ, हा है, हा को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रा का विवरण है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं रा वत्स्य है, ये तो सही बात है, चारों में दिया हुआ है तो मतलब ये सही है, ठीक है। या रा, रा को हम क्या लुंठित कहते हैं, तो लुंठित कहते हैं, बिल्कुल सही है। पार्श्विक नहीं कहते हैं, संघर्षी नहीं कहते हैं, स्पर्शी नहीं कहते हैं, तो हमारा यहीं से निकल गया कि इसका आंसर क्या होगा 178 का ए। सघोष में क्या होता है यार अलावा, अल्प प्राण अघोष सघोष, हाँ अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो सघोष के अंतर्गत ही आते हैं। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण में भी जो है अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए 78 का सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में अर्ध स्वर कहलाता है, अर्ध स्वर क्या कहता है, या रा लावा, मतलब या रा लावा, या और वा, ये क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण, इनमें से कौन सा है, तो खा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब इतनी बार यार इन्हें मैं अल्प प्राण महाप्राण ये सब बता दी हूँ कि यार ये तो रट गया होगा, है ना। निम्नलिखित लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया गया है तथा जिस रूप में ये लिख जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लिपि कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो कौन सा अक्षर, छोटी ई बड़ी ई जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, री ऋषि की मात्रा इसमें, जबकि इसमें नहीं है, इसमें आधे रा का प्रयोग हुआ है, इसमें पूरे रा का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो स्वर, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये स्वर नहीं, ये व्यंजन है। 185 नंबर प्रश्न है हमारा, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है,
है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में उसका क्या कहा जाता है? तो काकल्य। कौन सी है? तो हा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि जब हम हा बोलते हैं, हा, तो उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। 186, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है। किस शब्द में रीरिसी स्वर निहित है नहीं है? तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, जबकि आज में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इस 187 का सही है। 188, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों को पंक्ति से सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है वर्त्सल। क्या कहता है? वत्सल। वत्स्य। क्या कहते हैं? वत्स्य। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। जिह्वा की नोक क्या? जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वत्स्य कहा जाता है। अगला है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्णमाला का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। 189 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये कर लिया तो इससे बाहर तो कोई भी वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं आएगा। हिंदी में अंग ध्वनि का समावेश है, ये क्या है? तो ये अंग्रेजी से लिया गया है। किससे? अंग्रेजी से लिया गया। हिंदी में अंग ध्वनि समावेश अंग्रेजी से है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उनके वर्दी का सपना जो है वो पूरा हो सके। यूपी पुलिस के लिए ये बुक जो है रामबाण है, इसकी पीडीएफ अगर जो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।